Hello everybody, and thanks for joining us again. Welcome to STVG. आज हम केमिस्ट्री के एक बहुत ही मस्त से चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन लेके आए हैं स्पेशली फॉर एमयू ट्रिपल ई बीटेक एंट्रेंस एग्जाम। और इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड सवाल है प्रीवियस ईयर, वो आपके 2002 से लेकर 2020 तक के जितने भी सवाल हैं उन सभी सवाल को हम कवर कर रहे होंगे। पिछले सेशन में हमने केमिकल कैनेटिक्स को कंप्लीट कर लिया था इस पीवाईक्यू के सीरीज में। एज यूजुअल मेरा नाम है शुभम उपाध्याय, आई एम योर केमिस्ट्री मेंटर एट एसटीबीजी। मैं बीटेक परस्यू कर रहा हूँ फ्रॉम आईटी लखनऊ। मैं एक जेई मेन क्वालिफाइड कैंडिडेट हूँ एंड बीएचयू यूईटी क्वालिफाइड कैंडिडेट भी हूँ। खैर ये सब मैटर नहीं करता है, द ओनली थिंग दैट मैटर इज द बॉन्ड बिटवीन मी एंड यू एज यूजुअल। नाउ अगर मैं अपने मेन कंटेंट पे बात करूँ उससे पहले मैं थोड़ी बातें आपको और इन्फॉर्म करना चाहता हूँ। एएमयू ट्रिपल ए का क्रैश कोर्स जो हमारे इंस्टीट्यूट ने आप सभी के लिए लॉन्च किया है, जिसके अंदर आपको मिलेंगे डेली लाइव क्लासेस और उन सभी क्लासेस रिलेटेड स्टडी नोट्स, उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर सवाल के वीडियो सॉल्यूशंस और तो और डायरेक्ट इंटरेक्शन विथ योर मेंटर कि आपका कोई भी डाउट होता है तो आप उस पर्टिकुलर सेशन में अपने डाउट को क्लियर करा सकते हैं। और थोड़ी सी और बात करें तो पब्लिक डिमांड पे हमने एक और सुपर ऑफर रखा है जिसके अंदर हमारा एएमयू ट्रिपल ई का गाइडेंस प्रोग्राम भी है। दो प्राइस वेरिएंट में अवेलेबल होता है, एक 1999 एंड 999। ये दो प्राइस वेरिएंट आपको मिलेंगे जिसके अंदर आपको कंप्लीट गाइडेंस दी जाएगी एएमयू ट्रिपल ई से रिलेटेड, उसके काउंसलिंग से रिलेटेड, क्या करना है क्या नहीं कैसे करना है, क्योंकि एग्जामिनेशन निकालना ही बहुत बड़ी बात नहीं होती है, उसके प्रोसीजर्स को फॉलो करना और सही तरीके से प्रॉपर एडमिशन पाना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो उसको आसान करने के लिए हमारा एएमयू का गाइडेंस प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन की अगर बात करूँ तो एएमयू ट्रिपल ई का प्रीवियस ईयर जो भी आपको दो और प्राइस वेरिएंट में मिलता है, जस्ट 999 एंड 499। एंड द नेक्स्ट बिग थिंग दैट इज एएमयू क्रैश कोर्स जो आपका 2023 उसका जो प्राइस रहने वाला है वो है 6,999 और एक और प्राइस वेरिएंट जिसके अंदर है 5,999। ऑब्वियसली दिस इज द बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर एएमयू। नाउ अगर मैं थोड़ी सी कोर्स डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करूं तो इसके अंदर आपको मिलेंगे डेली 5 घंटे की लाइव क्लासेस बाय और एक्सपर्ट फैकल्टी, रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिलेंगे ताकि अगर किसी रीजन से आपका क्लास छूट जाता है तो आप उन रिकॉर्डेड लेक्चर को देख के आगे परस्यू कर सकते हैं। और इसके अंदर स्टडी नोट्स के साथ साथ पीवाईक्यू का पीडीएफ विद वीडियो सॉल्यूशंस और आपके स्टडी मटेरियल पे बेस्ड पीवाईक्यू के साथ साथ डीपीपी भी दी जाएगी, जिसके हेल्प से आप अपने आप को और स्ट्रॉन्ग और क्रिस्प बना सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स को। और सबसे बड़ी बात जो ये होती है वो है डिस्कशन ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम एमयू ट्रिपल, मतलब जितने एमयू ट्रिपल के अंदर एक्सपेक्टेड सवाल पूछे जा सकते हैं फॉर योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, वो सारी चीज़ों का डिस्कशन आपको उस पर्टिकुलर क्रैश कोर्स में मिल रहा होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्क्रिप्शन एंड कोर्स, प्लीज इनरोल नाउ और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर मेन टॉपिक जो हमारे इस वीडियो का टॉपिक है, जिसके अंदर हम कर रहे होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और पहला क्वेश्चन जो है वो यहाँ आपके सामने, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर जिंक 2+ to zinc and Na2+ to Na and Fe2+ to Fe are given at, आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे दिए गए हैं। आई थॉट मैं ये समझता हूँ कि आपने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या फिर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सब पढ़ रखा है। ई नॉट सेल की वैल्यू आपको निकालने आती है, ई नॉट सेल का फार्मूला पता है। मैं डायरेक्टली उन वैल्यू को पुट करूंगा और इस सवाल का आंसर देने की कोशिश करूंगा। हालांकि अगर मैं पर्टिकुलर अपने गिवन डेटा को लिखूँ तो इसके अंदर क्या हमको गिवन है, इसके अंदर हमको जो वैल्यू गिवन है उस वैल्यूज को थोड़ा सा लिख लेते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर जिंक 2+ से जिंक, यानी यहां जो वैल्यू हमको दी हुई है वो दी हुई है ई नॉट सेल की वैल्यू दी हुई है किसकी, जिंक 2+ से जिंक की जो वैल्यू दी हुई है वो है आपकी -0.80 वोल्ट। ओके, और सेम चीज अगर मैं Fe2+ से Fe के लिए लिखूं तो ये भी दी हुई है, ये है आपकी -0.25 वोल्ट। और अगर मैं सेम चीज लिखता हूं किसके लिए, सॉरी Fe2+ से Fe का दैट 0.45, इट्स माय बैड, इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, दिस इज 0.45। ओके, और अगर मैं Ni से Ni2+ से Ni की बात करता हूँ, यानी निकल 2+ से निकल की बात करता हूँ, ये 45 है। तो सेम चीज़ यहाँ जो है वह है आपकी Ni2+ से Ni और ये है आपका -0.25।
तो ये सारे वैल्यूज आपको गिवन है क्वेश्चन में। अब यहाँ एक रिएक्शन लिखा गया है, x प्लस वाई टू दी पावर 2 प्लस गिव्स यू x टू दी पावर 2 प्लस प्लस वाई, ये पर्टिकुलर रिएक्शन है। अब इसमें हमको पता करना है कि जो x और ये पूरा रिएक्शन, इसका कंडीशन दिया हुआ है, अगर इस पूरे रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बनाना हो तो x और y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो कौन सा एलिमेंट होंगे जिसके हेल्प से जो x और y है उन दोनों की वैल्यू को स्पॉन्टेनियस बनाया जा सकता है। अगर मैं साइड में थोड़ा सा लिख दूं तो आपने ये बात पढ़ी होगी, जो ई नॉट सेल होता है उसका फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला होता है ई ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड, आपने पढ़ रखा होगा, माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड। ओके, अगर आपको नहीं पता है तो इस चीज को आप याद रख लीजिए। मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आप मेजर करिए या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आप मेजर करिए। खैर मैं प्रेफर ज़्यादा करता हूं कि आप इस वाले फार्मूले को याद रखें, हालांकि इसका एक और फार्मूला होता है जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में होता है, बट आप दोनों में से किसी को पता होगा तो भी आपका काम चल जाएगा। यानी ई नॉट सेल इक्वल्स टू होता है ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड, है ना। अच्छा, सबसे पहली बात कैथोड पे क्या होता है जी, तो कैथोड पे रिडक्शन होता है, याद रखिएगा। कैथोड पे इस पर्टिकुलर चैप्टर में रिडक्शन होता है और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। हालांकि ये आप सब पढ़ चुके हैं, बट मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूं ताकि साल में जो कॉन्सेप्ट यूज होंगे आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल होंगे। ओके, अब यहां से यहां एक कंडीशन बोली गई है स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का कंडीशन आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो आप याद रख लिए, किसी भी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने के लिए याद रखिएगा उसका जो ई नॉट सेल का जो वैल्यू होता है उसकी वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। अगर उसके ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है इट मींस कि वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कि वो रिएक्शन अपने आप कैरी फॉरवर्ड हो रहा होगा। ओके, अब हमको यही टेस्ट करना है कि अगर मैं जो x और y है उसके जगह जो चारों ऑप्शन के साथ साथ वैल्यू को बदल बदल के रखूं तो कौन सा ई नॉट सेल का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है। ओके, सो अगर मैं शुरुआत करता हूं अपने ऑप्शन नंबर ए से जिसमें x को ni लिया गया है और y को fe लिया गया है, तो अगर मैं पूरे रिएक्शन के अंदर जो मैं यहाँ रिएक्शन है उसको पूरा रिएक्शन को यहाँ लिखता हूँ, x प्लस वाई टू प्लस गिव्स यू एक्स टू प्लस प्लस वाई। ठीक है, अब इस रिएक्शन में अगर मैं ऑप्शन नंबर ए को चेक करता हूँ, आपको बारी बारी को ऐसे सवाल में आपको क्या करना होता है कि बारी बारी से सभी ऑप्शंस के वैल्यू को पुट करिए तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है, क्या सीन है और क्या आंसर आने वाला है। ओके, तो अगर मैं पहले ऑप्शन को पकड़ूं जो है हमारा एक्स एन आई और वाई जो है वो एफ ई, अगर मैं उसको पकड़ के सॉल्व करता हूँ और ई नॉट केवल निकालने की कोशिश करता हूँ, तो अगर मैं एक्स की जगह क्या करूँ एन आई मान लूँ, तो ये हो गया तुम्हारा एन आई प्लस एफ ई टू प्लस गिव्स यू दिस इज एन आई टू प्लस प्लस एफ ई। ओके, तो अगर मैं इसके लिए यहां से आप ध्यान से देखो, यहां जब आप ध्यान से दोगे तो यहां जो एन आई जो है वो एन आई टू प्लस में कन्वर्ट हो रहा है और एफ ई टू प्लस एफ ई में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब एन आई जो है वो एन आई टू प्लस में कन्वर्ट हो रहा है यानी निकल टू प्लस में। यहां क्या हो रहा है, दिस इज ऑक्सीडेशन। हाँ जी, दिस इज ऑक्सीडेशन। आपको ये बात तो पता चली होगी देख के रिएक्शन। और ये देखो एफ ई टू प्लस एफ ई में कन्वर्ट हो रहा है, यहां क्या हो रहा है जी, यहां रिडक्शन हो रहा है। अब ये बताओ क्या Fe2 प्लस से Fe का यहां ई नॉट सेल की वैल्यू दी हुई है, हाँ जी। सिमिलरली Ni2 प्लस Ni का ई नॉट की वैल्यू दी हुई है, हाँ जी। और ऊपर हमने पढ़ा है कि ई नॉट सेल क्या होता है, कैथोड माइनस एनोड। तो रिडक्शन होगा किस पे, कैथोड पे, ऑक्सीडेशन होगा किस पे, एनोड पे। तो अगर मैं इस रिएक्शन के लिए ई नॉट सेल की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो मैं क्या लिखूंगा, बोलो बोलो क्या लिखूंगा, माइनस 0.45 माइनस, क्योंकि बीच में ये वाला माइनस हमने इसकी वैल्यू रखी, फिर माइनस ऑफ क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, Ni से Ni2 प्लस का क्या है 0.25। अब ये वैल्यू सॉल्व करो तो ये वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू आएगी आपकी 0.20 वोल्ट जो कि आएगी माइनस में। अब बताओ क्या ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव आई है, ना 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 ना। इसका मतलब कि पहला ऑप्शन तो नहीं हुआ। अगर मैंने Ni लिया और Fe लिया तो देखो ई नॉट सेल की वैल्यू अभी भी नेगेटिव आ रही है, लेकिन ये हमको क्या पता करना, हमको तो पता करना कि स्पॉन्टेनियस कब होगा, यानी पहला ऑप्शन तो गलत है। पहला ऑप्शन अगर मैं रखता हूँ क्या एक्स की जगह Ni और वाई की जगह Fe तो नहीं आ रहा है। जो हमारा रिएक्शन है नेट सेल रिएक्शन है उसकी ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव नहीं आ रही है, और नॉट की वैल्यू पॉजिटिव नहीं आएगी तो क्या होगा, ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव नहीं आएगी तो क्या होगा, वो स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, वो स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। यानी कि पहला ऑप्शन तो गलत है। नाउ अगर मैं चेक करूं, मान लो अगर मैं ऑप्शन नंबर सी चेक करता हूं,
ठीक है, चेक करते हैं कि Zn और Y, अगर मैं x की जगह Zn लेता हूँ और y की जगह Na लेता हूँ तो क्या ये पॉजिटिव आती है वैल्यू? आओ चेक करते हैं। सिमिलरली वही फॉर्मूला, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू, ई नॉट सेल किसका? कैथोड का, माइनस ई नॉट सेल किसका? हाजी एनोड का। ओके चलो, अगर मैं रिएक्शन, वही रिएक्शन था हमारा, क्या था? x प्लस वाई टू प्लस गिव्स यू x2 प्लस प्लस वाई, ठीक है। तो अगर मैं x की जगह Zn ले लूं और y की जगह Na ले लूं तो रिएक्शन क्या बनेगा जी? रिएक्शन बनेगा Zn प्लस Na2 प्लस गिव्स यू Zn2 प्लस प्लस Ni। चलिए जी, अब देखो, क्या Zn2 प्लस से Zn का ई नॉट सेल की वैल्यू दी हुई है? हाँ जी दी हुई है, यहां लिख लेते हैं, यहां लिख लेते हैं। ई नॉट सेल की वैल्यू किसका किसका किसका? Zn2 प्लस से Zn का, Zn2 प्लस से Zn का, है ना, Zn2 प्लस से Zn का। ये कितना दिया हुआ है जी? ये हमारा दिया हुआ है -0.80। अच्छा जी, सिमिलरली अगर मैं ई नॉट सेल की वैल्यू लिखता हूं किसकी? Ni2 प्लस से Ni का कितना है? -0.25, ठीक है। Ni2 प्लस से Ni का ये कितना है जी? -0.25 वोल्ट। चलिए जी, अब यहां देखो, यहां Zn से Zn2 प्लस, ये हो रहा तुम्हारा ऑक्सीडेशन, साफ साफ दिख रहा है। Ni2 प्लस Ni यहां क्या हो रहा है जी? अरे ये तो रिडक्शन हो रहा है, और हमने अभी पीछे पढ़ा है कि कैथोड माइनस एनोड। अच्छा, ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? आजी एनोड पे। रिडक्शन कहाँ होता है? आजी कैथोड पे। तो अगर मैं इस फार्मूले के हिसाब से ई नॉट सेल की वैल्यू रखूं तो ई नॉट सेल की वैल्यू कैसे निकलेगी? ई नॉट सेल, याद रखना, यहां हम रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं, किसका? कैथोड का, माइनस ई नॉट सेल, यहां हम क्या लिखते हैं? यहां भी रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं, किसका? एनोड का। चलिए अब देखो, कैथोड, कैथोड कहाँ आ रहा है? रिडक्शन। क्या हो रहा है? Ni2 प्लस Ni। तो कैथोड वाली जगह हम कौन सी वैल्यू पुट करेंगे जी? यहाँ कैथोड वाली जगह कौन सी वैल्यू पुट करेंगे? यानी अगर मेरे को ई नॉट सेल निकालना होगा तो मैं किसकी वैल्यू पुट करूंगा? ई नॉट सेल किसी किसकी? अरे बोलिए, Ni2 प्लस से Ni माइनस। सिमिलरली अगर मैं ई नॉट सेल की वैल्यू यहाँ किसके किसके पुट करूंगा? यहाँ मैं पुट करूंगा Zn2 प्लस से Zn की वैल्यू को। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां जब आप वैल्यू को पुट करेंगे तो Ni2 प्लस Ni की वैल्यू कितनी है? -0.25, -0.25 माइनस ऑफ ये Zn2 प्लस Zn की वैल्यू कितनी है? -0.80। ये कितना हो गया? -0.25 प्लस 0.80। आए हाय, अब देखो वैल्यू आएगी पॉजिटिव में, अब देखो वैल्यू आएगी पॉजिटिव में, और ये वैल्यू आ गई 0.55 वोल्ट, लेकिन इस बार देखो पॉजिटिव आई है। अच्छा, यानी अब जो है वो क्या हो गया? नेट सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो गया। तो हमने सही ऑप्शन को पकड़ा, और सही ऑप्शन क्या था? ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर। अगर आप x की वैल्यू को Zn लेते हैं और y की वैल्यू को Ni लेते हैं तो इस बार देखो पॉजिटिव रिडक्शन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आई है, और अगर पॉजिटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है तो जो नेट सेल होता है, नेट सेल रिएक्शन होता है, वो स्पॉन्टेनियस होता है। यही हमको पता करना था, तो हमने चेक किया। ऐसे ही आप बी या डी को भी रखते तो वैल्यू निगेटिव आएगी, आप चेक कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। चलिए जी, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज the following cell has a potential of 0.27 volt, okay, at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ एक रिएक्शन दिया हुआ है जिसमें प्लैटिनम है, ठीक है, और H2 उसका प्रेशर लिया गया है H2 का, फिर H2 H प्लस आयन में कन्वर्ट हो रहा है ना। हमको पीएच ऑफ द सोल्यूशन बताना है, पीएच ऑफ द सोल्यूशन बताना है। और अगर ऐसी चीजें दी होती हैं जिसके अंदर आपको पीएच पता करना, अच्छा पीएच क्या होता है? सबसे पहले तो मैं ये बात करता हूँ, पीएच का मतलब होता है, देखो पीएच का मतलब होता है ना, लॉग ऑफ H प्लस का कंसंट्रेशन। आपने पढ़ा होगा पीएच की वैल्यू कैसे निकालते हैं? आपने पढ़ा होगा पीएच की वैल्यू कैसे निकालते हैं? लॉग ऑफ H प्लस का कंसंट्रेशन। हमको वही पता करना है, ये जो पीएच है वो कितना होगा, है ना। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस के अंदर हमको एक नेट सेल रिएक्शन दिया हुआ है ना, जिसका सेल रिप्रेजेंटेशन, इसको सेल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, ठीक है, इसको सेल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। अगर आप देखोगे यहां तो Ni2 प्लस Ni में कन्वर्ट हो रहा है,
ये H2H+ में कन्वर्ट हो रहा है ना। और क्वेश्चन में गिवन है आपको सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल यानी ई सेल की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में। कितना गिवन है? 0.27 वोल्ट, ठीक है। और हमको पीएच की वैल्यू पता करनी है। आपने इस पूरे चैप्टर के अंदर नर्स्ट इक्वेशन नाम का एक टॉपिक पढ़ा होगा। नर्स्ट इक्वेशन क्या है? वो नर्स्ट इक्वेशन मैं जरा लिख देता हूं। नर्स्ट इक्वेशन जो होता है आपको ये पता होना चाहिए, तभी आप ऐसे सवालों को टैकल कर पाएंगे। वो होता है ई नॉट ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस, यहां होता है 2.303 आर टी डिवाइडेड बाई एन एफ लॉग ऑफ ऑक्सीडाइज स्टेट अपॉन रिड्यूस्ड स्टेट, या क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइज स्टेट अपॉन रिड्यूस्ड स्टेट, उन दोनों का कंसंट्रेशन, ठीक है। ये है नर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, इसको एक और फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। जनरली हम उसी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, हालांकि ये आपका मेन है, ठीक है। ये दिस इज एन एफ, मैं इसको मिटा देता हूँ। इसी को बोलते हैं नर्स्ट इक्वेशन। और इसी नर्स्ट इक्वेशन को एक और तरीके से लिखा जाता है, जहां आर टी और ये सारी वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ, ठीक है, ये आपका एन एफ है, ठीक है। दिस इज योर नर्स्ट इक्वेशन, ऑक्सीडाइज स्टेट अपॉन रिड्यूस्ड स्टेट, ठीक है। अगर मैं इसी चीज को थोड़ा सॉल्विंग पर्पज के लिए जो हम इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, वो ये इक्वेशन होगा, दूसरा नंबर वाला जो मैं लिख रहा हूँ। देखो, इसमें 2.303 आर गैस कांस्टेंट की वैल्यू रखो, टेम्परेचर की वैल्यू रखो और फराडे की वैल्यू रखो। याद रखिएगा 1 फराडे की वैल्यू होती है 96500, ठीक है। 1 फराडे वैल्यू क्या होती है? 96500। तो अगर आप इन सभी वैल्यू को रख के सॉल्व करते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म यहाँ आ जाता है 0.0591 अपॉन, दिस इज नॉट 6, दिस इज 5, लेट मी राइट इट क्लियरली, 0.0591। ओके, आप सॉल्विंग पर्पजेस के लिए इस नर्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, 0.0591 अपॉन n, जहां n होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेटिंग इन द नेट सेल रिएक्शन, ऑक्सीडाइज स्टेट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिड्यूस स्टेट। देखो, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब पिछले सेशन में ही हमने सीखा है, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब कंसंट्रेशन, है ना। तो ये आप या तो इसको याद रख लिए, इसको याद रख लिए, दोनों नर्स्ट इक्वेशन है। अब इस पर्टिकुलर इक्वेशन का इस्तेमाल करके ही इस सवाल का आंसर लाया जा सकता है, ठीक है। अब नर्स्ट इक्वेशन में आपके गिवन जो सवाल में जो भी डेटा दिया उसके हिसाब से आप सारे डेटा को पुट करिए। क्या ई सेल की वैल्यू दी हुई है? हाँ जी, ई सेल की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। हमारे पास ई सेल की वैल्यू दी हुई है। और देखो, और क्या यहां दिया हुआ है, और जरा ध्यान दोगे तो आपको ये वैल्यू देखने को मिलेगी कि ये एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, जिसको SHE बोलते हैं। आपने ये भी चीज को पढ़ रखा होगा। ये एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, जिसके अंदर H2 से H+ जो है उसका हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0 वोल्ट मान के चलते हैं। सो इस इक्वेशन में एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया गया है। देखिए, प्लैटिनम H2 से H+, है ना। इसको देख आपको ये समझ आ जाएगा कि यहाँ एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया गया है, जिसके अंदर आपने ये चीज पढ़ी होगी कि जो ई सेल होता है वो होता है ई नॉट सेल H2 से H+ माइनस ई नॉट सेल, यहाँ क्या दिया हुआ है, Ni2+ से Ni, है ना। तो अगर इसके हिसाब से ये ई नॉट सेल की वैल्यू, अगर मैं इस पूरे वैल्यू को 0 मान लूं, क्योंकि एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर जो हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल होता है उसको 0 मान लिया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ई नॉट सेल Ni2+ से Ni। ओके, अब देखो, ये ई सेल आपका दिया हुआ है सवाल में, ई सेल दिया हुआ है 0.27 वोल्ट। तो अगर मैं इसको 0.27 रख दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ ई नॉट सेल Ni2+ से Ni। तो अगर मैं Ni2+ से Ni का ई नॉट सेल निकालूं, जो आपको नर्स्ट इक्वेशन के अंदर यहां पुट करना है, तो अगर मैं इसको निकालूंगा तो दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस 0.27 वोल्ट, यानी ई नॉट सेल की वैल्यू आ गई माइनस 0.27 वोल्ट। अब कुछ नहीं करना है, अब या तो आप इसमें या इन दोनों में से किसी एक नर्स्ट इक्वेशन के अंदर इस ई नॉट सेल की वैल्यू को पुट करिए और आपका आंसर आ जाएगा, जिसमें हमको पीएच ऑफ सोल्यूशन निकालना है। आओ देखो, यानी नर्स्ट इक्वेशन हमारा यहाँ है, जो है ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल इनटू, इसको कर लो माइनस 0.0591 अपॉन n, और यहां क्या था हमारा, लॉग ऑफ, यहां देखो इस चीज को थोड़ा ध्यान दो, मैंने क्या लिखवाया, ऑक्सीडेशन स्टेट अपॉन रिड्यूस्ड स्टेट।
ऑक्सीडेशन स्टेट अपॉन रिड्यूस स्टेट। अब यहाँ ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, ध्यान से देखिए आपको साफ साफ दिखेगा, यहाँ ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, हाइड्रोजन, जो H2 से H प्लस में जा रहा है ना। यानी H प्लस का कंसंट्रेशन हम कहाँ लेंगे, ऊपर लेंगे। और फिर ये देखो रिड्यूस कौन हो रहा है, Na2 प्लस Na, यानी Na2 प्लस का जो हमारा होगा कंसंट्रेशन वो कहाँ लेंगे, नीचे लेंगे। तो इस इधर मैं क्या लिख सकता हूं, इधर मैं लिख सकता हूं H प्लस अपॉन नीचे क्या लिख सकता हूं, Na2 प्लस। अब यहां देखो Na2 प्लस मतलब यहां 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ होगा, लेकिन यहां तो एक ही है। तो अगर मैं इसका पावर 2 कर दूं तो अब देखो सेम सेम इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। यानी यहां से आपको यह पता चल गया कि जो N की वैल्यू है वो 2 है, क्यों, क्योंकि रिएक्शन में देखो ये Na2 प्लस Na जा रहा है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। लेकिन यहाँ ऐसा थोड़ी हो सकता है, यहाँ देखो H2 है, H2 से H प्लस, यानी यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, यानी N की वैल्यू कितनी हो गई, 2। और देखो हमने E0 सेल निकाला, हमारे पास E सेल है, तो अगर मैं पूरी वैल्यू को पुट करूं तो दैट विल बी इक्वल्स टू 0.27 माइनस 0.27, क्यों, क्योंकि देखो E0 सेल की वैल्यू माइनस 0.27 आई है, ओके। और उसके बाद इसको मैं कर देता हूं माइनस 0.0591 अपॉन 2, ठीक है। यहां देखो लॉग, क्या H प्लस का कंसंट्रेशन दिया हुआ है सवाल में, ना जी ना, H प्लस का कंसंट्रेशन देखो नहीं दिया हुआ है यहाँ, लेकिन Na2 प्लस का दिया हुआ है 1 मोलर, अच्छा जी, यानी Na2 प्लस का कंसंट्रेशन की जगह मैं क्या रख दूंगा, 1 रख दूंगा, क्या रख दूंगा जी, 1 रख दूंगा। अब ये देखो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 0.27 माइनस इज इक्वल्स टू 0.27 माइनस 0.0591/2। और यहां देखोगे जब आप, तो लॉग का जो भी अंदर जो होता है उसका जो भी पावर होता है वो पावर आगे आ जाता है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, यहां मल्टीप्लाई में 2 लॉग H प्लस का कंसंट्रेशन। अब देखो ये 2 से 2 मर गया, दैट विल बी इक्वल्स टू 0 पॉइंट, अब ये देखो ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 0.27 प्लस 0.27 0.52 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 0.0591 इंटू लॉग ऑफ H प्लस। ओहो, अब देखो पकड़ा गया, ये pH होता है लॉग ऑफ H प्लस, तो मैं इस पूरे लॉग ऑफ H प्लस की जगह pH लिख दूं, हाँ जी। तो pH की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको ऐसे कर लो 0.0591 0.052 माइनस में, तो ये pH, सॉरी इसको मिटा लो यहाँ से, और pH को थोड़ा पास कर देते हैं, इस पूरे log H प्लस जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, pH लिख सकता हूँ। अरे pH का मतलब क्या है, log H प्लस की वैल्यू, ये पूरी हो गई तुम्हारी pH। तो यहाँ से जो pH को क्या बोलते हैं, H प्लस कंसंट्रेशन, है ना, H प्लस का कंसंट्रेशन, जिसको पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, ओके। दैट विल बी इक्वल्स टू 0.052 अपॉन, आप डिवाइड कर सकते हैं, आप माइनस इधर भी छोड़ सकते हैं चाहे तो, है ना, इस माइनस को आप इधर ही छोड़ दीजिए, 0.059 नीचे कर दीजिए, 0.0591, एंड दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 8.7986, और इसको राउंड ऑफ करके आप 8.9 भी लिख सकते हैं। तो pH ऑफ हाइड्रोजन कितना आया, 8.9, एंड ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट हियर, 8.9 इज आवर आंसर। Now let's move on to our next question, that is the standard EMF of the cell E0 and equilibrium constant KEQ of the following reaction। अच्छा, एक following reaction यहाँ दिया हुआ है, CD2 plus से 4NH3 gives you CdNH3 plus 2 plus, और उसका होल 4, टेम्परेचर भी दिया हुआ है। हमको यहाँ E0 सेल और के इक्विलिब्रियम की वैल्यू, देखो के इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आपने नर्स्ट इक्वेशन के अंदर ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला फार्मूला भी पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं वो थोड़ा फार्मूला को यहाँ समराइज करा देता हूँ। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, नर्स्ट इक्वेशन से ही एक फार्मूला आया था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, और वो होता है E0 सेल इज इक्वल्स टू 2.303 RT डिवाइडेड बाई NF, दैट इज log ऑफ KC। KC का मतलब होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, KC का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी KEQ लिखे या KC लिखे एक ही बात है, ठीक है। ये आपका नर्स्ट इक्वेशन से एक्सप्रेशन आया था, किसका, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, ओके। इसको थोड़ा सा और आप चाहे तो दूसरी भाषा में भी लिख सकते हैं, कैसे जी, जैसे मैंने आपको बताया था E0 सेल इज इक्वल्स, अच्छा चलिए इसको यहीं छोड़िए,
ठीक है, ये आप ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा इसके लिए, तो आप इसमें मत ध्यान दीजिए। हालांकि आप 2.303 आर और टी की वैल्यू पुट करके यहाँ 0.059 अपन एन भी कर सकते हैं, तो भी आंसर आएगा वही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट छोड़िए, एक आप याद रखिए, बर्डन आपको ज़्यादा नहीं देता है, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला है। अब हमको क्या पता करना, देखो 4 ऑप्शन दिए हुए। देखो इस सवाल को ना थोड़ा सा ट्रिक से सॉल्व करो। देखो देखो तुम्हारे पास ऑप्शन पढ़ो, तो सबसे पहला देखो 1 वोल्ट है, 0.21 है, फिर 1 है, 0.21 है, ठीक है, यानी 2 ऑप्शन है, ठीक, 2 सेम है, ठीक है, और 2 डिफरेंट है ना। उसके बाद देखो यहाँ भी देखो 1.26, फिर यहाँ 6.60, 6.60, यहाँ भी वही वाला हाल है, ठीक है। तो अब एक काम करो ना, तुम के इक्विलिब्रियम की वैल्यू उठाओ, ठीक, और के इक्विलिब्रियम की वैल्यू यहाँ पुट करो, ठीक है, और उसके बाद ई नॉट सेल की वैल्यू चेक करो। अगर एक मान लो कि 1.21 ये इस पे आ गया या इस पे आ गया, तो वही वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि के इक्विवेलेंट की वैल्यू जो भी रखोगे उस हिसाब से तुम्हारा ई नॉट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो इसको आओ सॉल्व करते हैं। अगर मैं 1.26 इंटू 10⁻7 लेके चलता हूं, तो देखते हैं कि ए या बी में से कौन सा आंसर आता है। ओके, तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक। चलो, तो अगर मैं यहां से ई नॉट सेल की वैल्यू कैलकुलेट करूं, तो यहां लिख लो ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू, ओके। अच्छा, सबसे पहले ध्यान यहां देना है, ध्यान यहां ये दो कि यहां कितने इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन हुआ है। तो साफ साफ दिख रहा है CD2+ से क्या हुआ है, CdNH3 3, और यहां भी देखो 2+, यानी N की वैल्यू तुमको पता चल गई कि सर 2 ही इलेक्ट्रॉन है, ये तो पता चल गया। N की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। आओ 2.303 इनटू गैस कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू क्या होती है जी, ये होती है 8.314, ठीक है। टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 298 केल्विन, रख दीजिए अपॉन एन की वैल्यू कितनी हो गई, 2, और मैंने आपको बताया था कि 1 फैराड की वैल्यू कितनी होती है, 96500, और लॉग के अंदर मान लो अगर मैं 1.26 न्यूटन पर 7 या फिर 1.26 दोनों में से कोई एक में करता हूं, देखता हूं ए या बी में से कौन सा आंसर आता है। अगर मैं लॉग की जगह 1.26 इंटू 10⁻7 पुट करके इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सॉल्व करता हूं, तो ई नॉट सेल जो आपका आएगा वो आएगा आपका 0.21 वोल्ट, जब आप इस बड़े इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इतनी चीज़ें तो आप करेंगे कि कम टाइम में आपको ज़्यादा कंटेंट डिलीवर करना है हमको, तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि आप प्रैक्टिस कर ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोल्यूशन के अंदर। जब आप चेक करेंगे 1.216, तो ऑप्शन नंबर बी एब्सोल्युटली मैच करेगा इस पूरे सवाल को। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, मैंने आपको इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट से रिलेट कर दिया, और यहाँ एन की वैल्यू आपको पता चलनी, कैसे पता चल गई यार, रिएक्शन देखो CD2+ से CD2+ का पूरे कंपाउंड का CD2+ बना, यानी कि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, लॉस हुआ है, यानी एन की वैल्यू पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है, तो एन की वैल्यू आप रख दीजिए, फैराड की वैल्यू रख दीजिए। यहाँ नॉर्मल कैलकुलेशन है, आप नॉर्मल कैलकुलेशन करिए, तो आप जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये वैल्यू पता चलेगी, दैट विल बी इक्वल टू 0.21 वोल्ट। ये आसान सा फार्मूला है, इसमें सारे स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आप पुट करिए, आंसर लाइए, दैट्स इट। ओके, तो आई होप ये भी सवाल आपको समझ में आया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट सेल फॉर द रिडक्शन ऑफ MnO4- टू Mn2+। अच्छा, ये देखो, इसको थोड़ा ध्यान दो, ये अच्छा सवाल है, ऐसे जेई में भी सवाल पूछे जाते हैं। MnO4- रिड्यूस होके कहाँ गया, Mn2+ में, ठीक है, ठीक है, एसिडिक मीडियम में। और ये क्या दिया हुआ है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को गिवन है कितना, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है, ओके 0.15, ठीक। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल विल बी ऑक्सीडाइज, अच्छा, रिडक्शन पोटेंशियल दिया, लेकिन हमसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल बी ऑक्सीडाइज। यहाँ 3 रिएक्शन दिए हुए हैं, अच्छा जी, ये देखो Zn2+ से 2+, Zn Ag+ से Ag, और Au+ से Au, ठीक है। The reduction reactions and standard electrode potential of Zn2+, Ag+ and Au+ दिए हुए हैं तीनों आपको, अच्छा जी। चलो, अब हमको पता करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल विल ऑक्सीडाइज। अच्छा, ऑक्सीडाइज कौन होगा, रिडक्शन पोटेंशियल दिया लेकिन पूछ रहा है ऑक्सीडाइज कौन होगा। अच्छा, आपने इलेक्ट्रोकेमिकल जो सीरीज होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल की जो सीरीज होती है, आपने उसके अंदर एक एप्लीकेशन पढ़ा होगा कि जितनी ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू होती है, अगर आपको ये नहीं पता है तो आप याद रखिए, जितनी ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, उतना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल की टेंडेंसी रिडक्शन में जाने की, यानी जितना ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू उतना ज्यादा रिडक्शन होगा। इसको ऐसे याद कर लो, जितना ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू किसकी, ई नॉट सेल की, हाँ जी, ई नॉट सेल की वैल्यू पे इसका एप्लीकेशन है। जब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ेंगे तो उसके अंदर एप्लीकेशन के अंदर ये चीज पाई जाती है कि जितना ज्यादा ई नॉट सेल की पॉजिटिव वैल्यू उतना जल्दी रिडक्शन। लेकिन हमको यहाँ ऑक्सीडेशन पता करना है जी, रिडक्शन नहीं पता करना है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब देखो, यहां दे दिया कि MnO4 से Mn2+ जा रहा है, तो उसकी वैल्यू +1.51 है, बहुत ज्यादा है, +1.51,
है ना। अगर आप कंपेयर करें नीचे, तो अगर ये मैं Zn और Ag को छोड़ दूं, यही आपको आंसर मिल गया। अगर मैं Zn और Ag को छोड़ दूं तो बाकी सारे तो +1 से भी ज्यादा है, लेकिन यही जो है वो +1.51 से भी कम है। यानी जो MnO4 है, Mn2 प्लस है ना, उसकी वैल्यू +1.54 है, तो वो ज्यादा रिडक्शन है एज कंपेयर टू जिंक और क्या है, जिंक और Ag। यहाँ साफ दिख रहा है आपको Zn प्लस और Ag, इन दोनों का देखोगे तो कम है 1.51 से, है ना। इसका मतलब कि जो जिंक और Ag है वही सिर्फ क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज होंगे। क्यों, क्यों वही ऑक्सीडाइज होंगे, क्योंकि देखो ना यार, MnO प्लस MnO4 माइनस से Mn2 प्लस जब जा रहे हो तो 1.51, तो जिसका जितना ज्यादा पॉजिटिव वो तो रिडक्शन करेगा। लेकिन अगर चेक करोगे तो Au की वैल्यू 1.51 से भी ज्यादा है, यानी ये तो रिडक्शन करेगा, लेकिन ये दोनों ऑक्सीडेशन करेंगे। क्यों, क्योंकि ये +1.51 से वैल्यू कम है, इसीलिए ये दोनों क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। तो अगर आपको सिर्फ एप्लीकेशन पता हो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, तो आप ये एक थ्योरेटिकल सवाल था, इसका जवाब इजी दे पाते। तो दैट विल बी डी इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। क्यों, क्योंकि इन 3 रिएक्शन में से सिर्फ 2 ही ऐसे हैं जिनका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल +1.51 से कम है, तो वो रिडक्शन के बजाय वो ऑक्सीडेशन करेंगे। इसलिए वो पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल विल ऑक्सीडाइज, यानी Au को छोड़ के जो दोनों मेटल होंगे वो ऑक्सीडाइज होंगे। ये एक प्रैक्टिकल आपका एप्लीकेशन था किसका, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, इसलिए कहा जाता है कि सारी चीजें ध्यान से पढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, फॉर द सेल रिएक्शन, इसको बोलते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। जब हम सॉल्ट ब्रिज पढ़ते हैं तो उसके अंदर ऐसे रिप्रेजेंटेशन किए जाते हैं नेट सेल रिएक्शन का। ओके, तो फॉर अ सेल रिएक्शन दिया हुआ है यहाँ Ag से Ag प्लस एक्वस में जा रहा है, फिर Cu2 प्लस से Cu प्लस Cu सॉलिड में जा रहा है। अच्छा जी, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इलेक्ट्रोड आर दिया है। अच्छा, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, लेफ्ट हैंड में कौन है जी, Ag से Ag प्लस, उसका दिया हुआ है हमको, तो आओ यहाँ लिख लेते हैं रिडक्शन पोटेंशियल किसका दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, यानी इनर्ट सेल दिया हुआ है इसका कितना, 0.337। और लेफ्ट साइड में कौन है जी, लेफ्ट साइड में है आपका Ag से Ag प्लस। अच्छा, Ag से Ag प्लस, ओके, Ag से Ag प्लस, ठीक है। इसका इनर्ट सेल वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.337। सिमिलरली ई नॉट सेल अगर मैं किसका लिखूं, Cu2 प्लस से Cu का, वो कितना दिया हुआ है जी, 0.799। ठीक है, तो बोल रहा है द सेल ईएमएफ इज, अच्छा, हमको नेट सेल ईएमएफ पता करना है। अच्छा, ई नॉट सेल की वैल्यू दी हुई है और ई सेल हमको पता करना है, ई नॉट सेल की वैल्यू दी हुई है और ई सेल हमको पता करना है। ओके, हमने आपको पीछे बता रखा है ई नॉट सेल इज इक्वल टू, मैं अगेन बार बार रिपीट करता हूं, ई नॉट सेल ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट सेल ऑफ एनोड। आपने पढ़ रखा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पढ़ा है आपने, SRP वही है। ओके, अब देखो, सबसे पहले तो यार जो दिया हुआ है ना सेल रिप्रेजेंटेशन, उसको यहाँ अलग बना लो और उससे एक रिएक्शन लिखो। पहले नेट सेल रिएक्शन लिखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि नेट सेल रिएक्शन नहीं पता चलेगा तो आपको वैल्यू पता नहीं चलेगी, फिर आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे कहाँ रिएक्शन हो रहा है कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं नेट सेल रिएक्शन लिखूंगा, अगर मैं एनोड के लिए लिखता हूं, एट एनोड, तो एनोड पे क्या होता है जी, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है जी, अरे साफ दिख रहा है, Ag से Ag प्लस, यानी Ag पे क्या, Ag के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और लेफ्ट हैंड साइड में एनोड रखते हैं, इससे भी समझ सकते हो। तो अगर एनोड का मैं लिखता हूं तो मैं लिखूंगा Ag से Ag प्लस जा रहा है। ठीक है, Ag से Ag प्लस जा रहा है, लेकिन यहां देखोगे सेम चीज अगर मैं नीचे करूं, तो अगर मैं एट कैथोड लिखूंगा तो कैथोड पे क्या हो जाएगा जी, बोलो बोलो, ये हो जाएगा तुम्हारा Cu2 प्लस से 2 इलेक्ट्रॉन, एक मिनट, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है ना जी, तभी तो Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके सॉलिड में जा रहा है। इसको लिख लो, इसको लिख लो, यहाँ +1 इलेक्ट्रॉन कर लो। ठीक, और यहाँ देखो Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कहाँ जा रहा है, Cu में जा रहा है। अब देखोगे, अगर मैं नेट सेल रिएक्शन लिखना चाहूं, ये तुम्हारा एनोड का है, ये तुम्हारा कैथोड का, इसको बोलते हैं हाफ सेल रिएक्शन। लेकिन अगर मैं नेट सेल रिएक्शन लिखने जाऊं तो अभी भी देखो स्टोइकियोमेट्री थोड़ी सी गड़बड़ है, क्योंकि नीचे देखो Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन है, ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन है। तो एक काम करते हैं ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ 2 Ag प्लस हो जाएगा और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। वेरी गुड, अब देखो, अब मैं नेट सेल रिएक्शन आसानी से लिख सकता हूँ। अब मैं नेट सेल रिएक्शन क्या कर सकता हूँ, आसानी से लिख सकता हूँ। तो आप नेट सेल रिएक्शन लिखने जाएंगे तो आपको ये बात पता चलेगी, देखो ये 2 से ये 2 कट गया, Ag और Cu2 प्लस यहाँ लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो
2Ag प्लस Cu2 प्लस गिव्स यू, क्या मिलेगा आपको? 2Ag प्लस, ये 2 से 2 इलेक्ट्रॉन्स कट गया और क्या बच गया? Cu। यानी ये है आपका नेट सेल रिएक्शन। अब इस नेट सेल रिएक्शन पे थोड़ा सा ध्यान दो। अब इस चीज से रिलेट करो। अगर मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, नेट सेल रिएक्शन जो हमारा था वो क्या था? 2Ag प्लस Cu2 प्लस गिव्स यू 2Ag प्लस प्लस Cu। हमने एनोड को लिखा, कैथोड को लिखा, फिर नेट सेल रिएक्शन लिखा। ओके, अब इसके अंदर देखोगे तो अगर मैं ई नॉट सेल की वैल्यू हमको पता करनी है, और ई नॉट सेल क्या होता है जी? बोलो बोलो। ई नॉट सेल ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, और ये दोनों आपको गिवन है। देखो दी हुई है, Ag से Ag प्लस की वैल्यू दी हुई है, Cu से Cu2 प्लस की वैल्यू दी हुई है, सॉरी Cu2 प्लस से Cu की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, अब हम रखेंगे वैल्यू को। अब देखो, अब जब आप यहाँ पुट करोगे तो आपको ये पता चलेगी कैथोड, कैथोड मतलब क्या? रिडक्शन। रिडक्शन किसका हो रहा है जी? बोलो 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 बोलो। रिडक्शन हो रहा है Cu2 प्लस Cu, तो यानी रिडक्शन की जगह क्या पुट करेंगे? कैथोड की जगह क्या पुट करेंगे? 0.7, कितना है? 99 ओके। अब देखो माइनस, अब देखो ई नॉट सेल एनोड, एनोड पे क्या हो रहा है जी? ऑक्सीडेशन। देखो Ag से Ag प्लस, ये तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी इसका पोटेंशियल कितना है? 0.337, 0.37। अगर वहां नहीं समझ रहे तो यहां भी देख लो। ये देखो, ये 2Ag से 2Ag प्लस बन रहा है, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। फिर Cu2 प्लस से Cu बन रहा है, यहाँ रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन का पोटेंशियल रिडक्शन वाले साइड, ऑक्सीडेशन का पोटेंशियल एनोड वाले साइड, यानी EF कैथोड माइनस EF एनोड, दैट विल बी इक्वल टू 0.462 वोल्ट। यानी आपके सवाल में जो ई नॉट सेल की वैल्यू है वो है 0.462 वोल्ट। अब चेक करो क्या ऐसा कोई ऑप्शन है जो मैच कर रहा है? हाँ जी, ऑप्शन नंबर डी, 0.462 वोल्ट, यानी ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। यानी ऐसे सवाल जब भी आएंगे तो आप नेट सेल रिएक्शन लिखिए और उसके बाद सवाल को टैकल करिए, दैट इज इजी। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। The specific conductance of 0.01 molar solution of acetic acid was found to be 0.0163 Simon meter inverse. अच्छा, meter inverse at 25 degree centigrade. Okay. Molar conductance of acetic acid at infinite dilution is 390.7 × 10⁻⁴ Simon, अच्छा ये भी मीटर स्क्वायर में, मोल इनवर्स at 25 degree centigrade. What will be the degree of dissociation of CH3COOH? अच्छा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.01 मोलर सॉल्यूशन। यहां मोलैरिटी गिवन है आपको, यहां मोलैरिटी गिवन है आपको। कितना गिवन है? आप पहले गिवन डेटा लिखते हैं, सवाल पढ़ने के बाद गिवन डेटा लिखते हैं। ठीक है, मोलैरिटी गिवन है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू 0.01 मोलैरिटी पे कितनी है ये भी दी हुई है आपको। पहले तो मोलैरिटी वैल्यू लिख लो, ये कितनी है? 0.01 m किसी एक सोल्यूशन की। ठीक है, और इसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस जिसको आपको पता होगा कप्पा, यानी के से डिनोट किया जाता है, वो भी दिया हुआ है 0.0163, और इसकी जो यूनिट है वो है साइमन मीटर इनवर्स। हालांकि ये यूनिट जो होती है स्टैंडर्ड इसकी वो होती है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। खैर मीटर इनवर्स हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, आइए यही कर लेते हैं। अगर मैं यही कर लूँ तो के की वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ? 0.0163 इंटू 10⁻⁻²। मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि साइमन सेंटीमीटर इनवर्स इसकी स्टैंडर्ड यूनिट होती है। यहाँ मीटर दिया हुआ है तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे उसके SI यूनिट में। ओके, इजी, इसलिए मैंने इसको 10⁻³ कर दिया। अब मैं इसको लिख सकता हूँ साइमन सेंटीमीटर, क्योंकि हमारा आंसर आना चाहिए वो साइमन सेंटीमीटर में आना चाहिए, इसलिए सारे वैल्यू को मैंने क्या किया? मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। यही इस सवाल में बस स्केच था, बाकी तो फार्मूला आपने पढ़ा, उसे पुट करिए आंसर आ जाएगा। मोलैरिटी वैल्यू 0.01 मोल। ठीक है, के की वैल्यू भी हमने लिख ली। अब हमसे क्या पूछा है? मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू भी दी हुई है। अच्छा, मोलर कंडक्टेंस, देखो आपने दो तरह की चीजें पढ़ी होंगी, एक मोलर कंडक्टेंस, एक लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। देखो यहाँ लिखा हुआ है ना इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यहाँ लिखा हुआ है इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एक्चुअली ये एक लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू है, याद रखिएगा, जिसको हम डिनोट करते हैं लेमडा इन्फिनिटी से। ये दी हुई है आपकी 390.7 इंटू 10⁻⁻⁴, और ये भी साइमन मीटर स्क्वायर है। ओहो, साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो इसका भी हम क्या करेंगे? इसका भी थोड़ा सा हम काम करेंगे, और क्या करेंगे? इसको हम क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। इसको साइमन मीटर स्क्वायर है तो इसको सेंटीमीटर स्क्वायर करना होगा, तो हम क्या करेंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर करने के लिए क्या होता है? 1 सेंटीमीटर में 10⁻⁻² मीटर होता है। तो अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हमको करना है तो क्या करेंगे हम?
10⁻² का भी स्क्वायर कर देंगे, है ना, यानी 10⁻⁴। तो अगर मैं इसको साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करूं तो इस पूरी वैल्यू यानी लेमडा इन्फिनिटी की वैल्यू को अगर मैं पुट करूं तो क्या कर सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 390.7 इंटू 10⁻⁴ इंटू 10⁻², और उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा जी 10⁻⁴, यानी 10⁻⁴ से +4 कट गया, तो इसकी वैल्यू मीटर इनवर्स में कितनी आएगी, सॉरी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर में कितनी आएगी 30.7 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। चलिए जी, हमने लेमडा। अब हमको क्या पता करना है, मोलर कंडक्टेंस हमसे पूछा है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा है। मोलर कंडक्टेंस पूछा है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमसे पूछा है। तो अच्छा, मोलर कंडक्टेंस, हाँ इनफाइनाइट रेजोल्यूशन पे हमको दिया हुआ है, सॉरी मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट रेजोल्यूशन पे, यानी हमें लेमडा इन्फिनिटी वैल्यू रखी, देखो मैं रखा भी हूं और बोल रहा हूं पूछा है, सॉरी इट्स माय बैड, लेमडा इन्फिनिटी वैल्यू दी हुई है, ठीक है। हमको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता करना है। अच्छा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा उसको हम अल्फा डिनोट करते हैं, आपने ये चीज पढ़ी होगी, और वो क्या होता है, वो होता है लेमडा एम अपॉन लेमडा इन्फिनिटी। अब ये क्या है भाई लेमडा एम, देखो लेमडा एम को बोला जाता है मोलर कंडक्टिविटी। क्या बोला जाता है, मोलर कंडक्टिविटी। और लेमडा इन्फिनिटी, लेमडा के पावर इन्फिनिटी क्या बोला जाता है, अभी मैंने बताया। इसको इनफाइनाइट डिल्यूशन बोलिए या बोलिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इसको क्या बोला जाता है जी, इसको बोलिए इनफाइनाइट डिल्यूशन, लेमडा एम एट इनफाइनाइट डिल्यूशन या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। यानी अल्फा की वैल्यू के लिए देखो हमारे पास लेमडा इन्फिनिटी तो है, लेकिन लेमडा एम है क्या, आपने लेमडा एम का एक फार्मूला पढ़ रखा है, हाँ जी, ये सवाल कॉन्सेप्चुअल भी है और साथ में फार्मूला बेस भी है, इजी सवाल है, आप फार्मूला पुट करिए आंसर आ जाएगा। लेमडा एम की वैल्यू वो क्या होती है, वो आपने पढ़ी होगी, कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, याद है, कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, इस चीज को याद करिए आप, जिसमें कप्पा की वैल्यू का किस में होने चाहिए जी, अभी मैंने बताया साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, हमने साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया इस वैल्यू को। अगर मैं यहाँ से सारी वैल्यू को पुट करूंगा तो कप्पा की वैल्यू रखिए 0.0163 इंटू 10⁻⁻² इंटू, इसको मैं क्या कर सकता हूँ 10⁻³ लिख सकता हूँ, ये भी लिख सकता हूँ, अपॉन ये देखो मोलैरिटी की वैल्यू दी हुई है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, मोलैरिटी की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है जी, यहाँ दी हुई है 0.01, देखो यहाँ 0.01 m यानी मोलैरिटी की वैल्यू है। अब इस चीज को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये पूरा आंसर आपका आएगा, कट के वैल्यू जो भी आएगी उसके अंदर जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 163.5, और ये आएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्यों, क्योंकि हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया था सारी वैल्यू को। अब देखो लेमडा एम आ गया, तुम्हारे पास लेमडा इन्फिनिटी है, अब तुम अल्फा निकाल लोगे। अल्फा क्या होता है जी, अभी हमने पढ़ा, अल्फा बोलो क्या होता है, लेमडा एम अपॉन लेमडा इन्फिनिटी। लेमडा एम की वैल्यू कितनी है, लेमडा की वैल्यू आई है 16.3, कितनी आई थी, सॉरी इट्स माय बैड, इसको आप थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, दिस इज 16.3, दिस इज 16.3, ओके 16.3, तो ऊपर आपका आएगा 16.3, ठीक, और नीचे आपको लेमडा इन्फिनिटी की वैल्यू दी हुई है, लेमडा इन्फिनिटी की वैल्यू दी हुई है, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 16.3 अपॉन लेमडा इन्फिनिटी की वैल्यू नीचे दी हुई है, वो कितनी है जी, वो आपकी आई थी हमारी, देखो लेमडा इन्फिनिटी की वैल्यू साइमन सेंटीमीटर में कितनी आई थी 390.7, 390.7। तो अगर आप इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द आंसर 0.0417, और अगर आप इसमें मैच कराएंगे तो डी वाली वैल्यू आपको इससे मैचेबल मिलेगी। देखिए देखो इसको राउंड ऑफ करके मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 है आगे तो मैं क्या लिख सकता हूँ 0.042, दैट विल बी योर आंसर, यानी अल्फा यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू क्या है 0.0472। कुछ नहीं करना था इस सवाल में, बस आपको अगर फॉर्मूले पते हैं, दो फार्मूले होते हैं, एक तो लेमडा एम का फार्मूला आता है वो होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, और एक होता है अल्फा जो होता है लेमडा एम अपॉन लेमडा इन्फिनिटी, जिसको बोलते हैं हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, और आई थॉट कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज given the reduction potential of Na plus and Mg2 plus and Al3 plus and Ag plus as, अच्छा चारों रिडक्शन पोटेंशियल हमको दिया हुआ है, पूछा क्या है द लीस्ट स्टेबल ऑक्साइड। अरे ये तो एक बहुत ही सिंपल सवाल आ गया यार, देखो
ये भी आपने एप्लीकेशन में पढ़ा होगा। देखो मैं अगेन रिपीट करता हूँ, आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को एक बार पढ़ लीजिए, उस चीज को याद रखिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए। और उसके अंदर एप्लीकेशन एक और चीज बताई गई थी कि जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज होता है। आपने ये चीज पढ़ रखी होगी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पॉजिटिविटी डिक्रीज होती है, जिसकी वजह से लीस्ट स्टेबल एलिमेंट बनते जाते हैं। एलिमेंट क्या हो जाते हैं? लीस्ट स्टेबल हो जाता है। मतलब कि जितनी ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू वो उतना ज्यादा लीस्ट स्टेबल। और जो जितना ज्यादा लीस्ट मेटल स्टेबल है, अब मान लीजिए ये सारे मेटल ही हैं, देखो Na, Mg, L3, Ag सारे मेटल हैं। तो ऊपर से नीचे जैसे जैसे आप जाओगे क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव डिक्रीज होती है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होने के कारण स्टेबिलिटी कम होती है। यानी जितनी ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू है ना, जितनी ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू उतना ज्यादा वो लीस्ट स्टेबल। अब इसमें चेक करिए, सिर्फ आपको ध्यान देंगे ना तो Ag से Ag प्लस की जो वैल्यू है वही आपको एक पॉजिटिव दिखेगी, बाकी सब तो नेगेटिव है। ठीक है, बाकी सब नेगेटिव है। यानी कि सबसे लीस्ट स्टेबल कौन हो गया? सबसे लीस्ट स्टेबल हो गया आपका Ag। और इसके अंदर जो ऑक्साइड बना है Ag का, वो क्या बना है? Ag2O3, यानी ऑप्शन नंबर ए। अरे ये तो बहुत सिंपल सवाल था। मैं बार बार आपसे रिपीट करता हूं कि आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एप्लीकेशन जरूर पढ़िए। उसके अंदर ये चीज दी हुई है कि टॉप टू बॉटम जाने से इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से एलिमेंट लीस्ट स्टेबल होते जाते हैं। जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आएंगे तो स्टेबिलिटी कम होती है। अरे स्टेबिलिटी ऑर्डर आपने क्लास 10 में उसी से आया, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ही आपने पढ़ा था, जिसमें आपका ऊपर पोटेशियम था, फिर सोडियम था, फिर कैल्शियम था, मैग्नीशियम था। तो टॉप टू बॉटम आने पर क्या होती है? स्टेबिलिटी घटती है। रिएक्टिविटी ऑर्डर याद करो, स्टेबिलिटी घटती है, जिसकी वजह से क्या होता है? जितना ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू नॉट की, उससे क्या होगी? वो लीस्ट स्टेबल होगा। और लीस्ट स्टेबल मतलब एक ही है, कौन है? Ag प्लस Ag, और उसका ऑक्साइड है Ag2O, यानी ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। ओके, टॉप टू बॉटम स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द सेल। अच्छा, यहां भी एक नेट सेल रिएक्शन दिया हुआ है, Zn से Zn2 प्लस 1 मोलर सोल्यूशन पे, फिर Ag 1 मोलर पे Ag। ओके, और इनर्ट सेल की दी हुई है, देखो Zn2 प्लस Zn की और Ag प्लस से Ag की। अच्छा, हमको मैक्सिमम वर्क पता करना है। अच्छा, मैक्सिमम वर्क, अच्छा वर्क देखो, वर्क एनर्जी थ्योरम में आपने ये चीज पढ़ी होगी कि जो वर्क होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। अब यहाँ काइनेटिक एनर्जी नहीं, यहाँ आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर आपने एक चीज पढ़ी होगी, गिब्स फ्री एनर्जी हम डिफाइन करते हैं, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, जिसको आपने डेल्टा जी से देखा, डेल्टा जी नॉट याद आ रहा है? इसके अंदर हमने पढ़ा था डेल्टा जी नॉट क्या होता है? माइनस एन एफ ई नॉट सेल, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। तो ये जो डेल्टा जी है ना, क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी। और वर्क डन इज इक्वल्स टू एनर्जी, ये हम वर्क एनर्जी थ्योरम से जानते हैं, यानी इसको मैं ये लिख सकता हूँ, दिस इज बी ऑलवेज इक्वल्स टू क्या? डब्ल्यू। डब्ल्यू ही तो मैक्सिमम वर्क हो जाएगा, यानी डेल्टा जी नॉट निकाल दीजिए, वही उसका वर्क हो जाएगा, मैक्सिमम वर्क। यानी मैक्सिमम वर्क का फॉर्मूला यहाँ से क्या बना? माइनस एन एफ ई नॉट सेल। अब तुम्हारे पास n है, तुम नेट सेल रिएक्शन लिखोगे, n पता चल जाएगा। तुम्हारे पास f, अरे आपको पता है 1 फराडे की वैल्यू 96500 कूलम है ना, ये भी आपको पता है। आपके पास n है, आपके पास f है, और आप ई नॉट नहीं निकाल लोगे? अरे ई नॉट Zn2 प्लस Zn दिया है, Ag प्लस से Ag दिया हुआ है, आप निकाल नहीं लोगे? क्या होता है ई नॉट की वैल्यू? अभी तो हमने पढ़ा था। आओ पहले सबसे पहले तो ई नॉट निकालते हैं। ई नॉट क्या होता है जी, बोलो? ई नॉट ऑफ कैथोड मतलब रिडक्शन, माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। कैथोड पे क्या होगा जी? कैथोड पे तुम्हारा है कौन सा? देखो Ag से Ag प्लस ये रिड्यूस हो रहा है, यानी आगे क्या हो जाएगा? 0.0। मैं थोड़ा सा फास्ट करता हूँ, आप इसको जरूर याद रखिए कैसे हुआ ये, ठीक है? 0.76, ठीक है? जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द आंसर 0.86 प्लस 0.6, और ये 6, और ये देखो 1.56। लो, आपकी यूनिट की वैल्यू भी आ गई, कितनी? 1.56। अब आप नेट सेल रिएक्शन लिखिए। जब आप नेट सेल रिएक्शन लिखेंगे तो आपको पता चलेगा, देखो Zn से Zn2 प्लस यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, और Ag से 2 प्लस, तो अगर आप 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यानी n की वैल्यू कितनी हो गई जी? इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए n की वैल्यू हो गई 2। अब क्या करना है? अब W चाहिए, -2 इंटू 96500 इंटू ई नॉट सेल की वैल्यू है 1.56। अरे लो, आपका वर्क डन आ गया। अब मैक्सिमम वर्क कितना हो जाएगा आपका? हो जाएगा -3.010, ठीक है? जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू कूलम्ब वोल्ट। क्यों? क्योंकि इसकी यूनिट कूलम्ब,
इसकी यूनिट वोल्ट और एन की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई यूनिट नहीं होती, यानी कूलम वोल्ट। अब देखो कूलम वोल्ट को सबसे पहले तो आप जूल में कन्वर्ट करो, तो आप कूलम वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, कूलम वोल्ट को जूल भी लिखा जाता है, सॉरी कूलम वोल्ट को क्या लिखा जाता है, जूल लिखा जाता है। तो 3.01 ये देखो तुम्हारा 80 जूल लिख सकता हूं। अब देखो 1 किलो जूल में 1000 जूल होता है, ठीक है। तो अगर इस हिसाब से, इस इंटर कन्वर्जन के हिसाब से मैं इसको कन्वर्ट करता हूं किसमें, जूल एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, इसलिए हम इसको किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 301.080 किलो जूल। तो क्या देखो कोई ऑप्शन है इसके अंदर, देखो पहला ही ऑप्शन है 301.080, मैंने जूल से किलो जूल में कन्वर्ट कर लिया, तो तुम्हारा आंसर आ गया 301.080, 1000 डिवाइड कर दो तो आ जाएगा आंसर यार। जब आप डिवाइड करोगे तो आपको ये वैल्यू पता चलेगी कि वर्क डन की वैल्यू जो है वो 301.080 किलो जूल है। दैट्स अ वेरी सिंपल आंसर, एकदम फार्मूला आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड पता होना चाहिए, तो आप भी इस सवाल का जवाब इजीली दे सकते थे। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 1 molar solution each of अच्छा CuNO3 whole twice and AgNO3 और Hg2NO3 whole twice and MgNO3, अच्छा चारों का दिया हुआ है, ओके ओके, इज इलेक्ट्रोलाइट यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। ओके, द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको दिया हुआ है, Ag प्लस से Ag का प्लस 080 वोल्ट, अच्छा Cu2 प्लस Cu का भी दिया हुआ है 0.3 वोल्ट, अच्छा Ag2 प्लस से प्लस 0.79 और Mg2 प्लस Mg का माइनस 2.37। अच्छा जी, बोल रहा था सीक्वेंस ऑफ डिपोजिशन ऑफ मेटल ऑन द कैथोड विल बी, अरे ये भी एक प्रैक्टिकल देखो एप्लीकेशन जरूर पढ़ के जाइए आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, देखो उसी से ये भी सवाल आ गया, पूछ रहा है कि सीक्वेंस ऑफ डिपोजिशन ऑफ मेटल ऑन कैथोड। अब ये बताओ कोई भी चीज कैथोड पे कब डिपॉजिट होगी, कोई भी चीज कैथोड पे कब डिपॉजिट होगी, अरे जब रिडक्शन होगा, जाहिर सी बात है, जब रिडक्शन होगा तभी तो वो चीज कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो अगर कैथोड पे डिपॉजिट होना है यानी रिडक्शन का होना जरूरी है, और रिडक्शन किसका होगा, अरे जिसका क्या होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी। तो अगर इसमें आप चीज चेक करोगे, तो मैंने आपको क्या बताई थी, जितनी ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू, पीछे याद करो, उतना ज्यादा रिडक्शन। अरे रे अभी तो पीछे बताया, जितना ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू उतना ज्यादा किसका पॉजिटिव वैल्यू, अरे ई नॉट सेल का जितना ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू उतना ज्यादा रिडक्शन, और जितना रिडक्शन उतना ज्यादा डिपोजिशन किस पे, कैथोड पे। तो बोल रहा है कि सीक्वेंस बताइए भाई, यानी यहां दिया हुआ है ये इन वैल्यू को देख के प्लस 0.80 प्लस 0.34 प्लस 0.79 माइनस 0.27, इन सारी वैल्यूज को देख के आप बताइए कि इनका सीक्वेंस और डिपोजिशन क्या होगा। देखो सबसे ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू किसकी है, सबसे ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू है Ag की, कितनी है जी, ये है प्लस 0.80 वोल्ट। उसके बाद किसकी है, उसके बाद है Hg की, ये देखो ये कितनी है 0.79। उसके बाद पॉजिटिव वैल्यू किसकी है, Cu की, ये कितनी है +34 वोल्ट। अरे यार, और Mg2 प्लस की तो वैल्यू ही पॉजिटिव नहीं है, तो उसको तो हम कंसिडर नहीं करेंगे, यानी सीक्वेंस क्या बन गया, देखो सबसे ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू Ag की, इसलिए ये सबसे सबसे पहले डिपॉजिट होगा, ठीक है। उसके बाद फिर कौन आएगा, फिर Hg आएगा, क्योंकि इसको थोड़ा सा कम है 0.79 है, फिर उसका थोड़ा सा और कम है किसका, Cu का 0.3 वोल्ट है, तो जो सीक्वेंस हो गया वो आपका क्या हो गया, Ag का सबसे ज्यादा, फिर Hg और फिर Cu। जब आप इस चीज को चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपको दिखेगा, पहले देखो Ag लिखा गया है, फिर Hg फिर Cu। अरे रे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जी, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, आपने अगर थ्योरी पार्ट इस चीज का पढ़ा है तो आप इस सवाल का इजी आंसर दे सकते हैं। कौन सा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको पढ़ना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एप्लीकेशन आप पढ़ लीजिएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ही एप्लीकेशन का ये सारा सवाल है, और ऐसे सवाल सच बता रहा हूं जेई तक में पूछे जाते हैं। हाँ जी, जेई के प्रीवियस से उठाइए आपको ये चीज मिलेगी। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज वेरी इजी क्वेश्चन। द ईएमएफ ऑफ द सेल इन्वॉल्विंग द फॉलोइंग रिएक्शन, अच्छा यहाँ एक रिएक्शन दिया हुआ है, 2Ag प्लस H2 गिव्स यू 2Ag प्लस 2H प्लस, ओके, इज 0.80, द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर इलेक्ट्रोड इज, अच्छा हमको सिल्वर इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए। Ag से, अच्छा यहाँ रिडक्शन, देखो सबसे पहले तो इसका नेट सोल्यूशन यहाँ लिख लो, चलिए ये पता करते हैं, देखते हैं क्या होता है, कैसे सॉल्व होता है, हमसे होता है या नहीं होता है, आइए ट्राई करते हैं। 2Ag प्लस प्लस H2 गिव्स यू 2Ag प्लस प्लस 2। सबसे पहले तो पहचानो ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है और रिडक्शन कहाँ हो रहा है। यहाँ देखो
यहां से यहां, सॉरी, दिस इज Ag प्लस Ag, ओके, नोट इट डाउन, ओके। यहां देखो, यहां जब आप ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि यहां से यहां तो रिडक्शन हो रहा है, अच्छा, और यहां से यहां क्या हो रहा है जी, ऑक्सीडेशन, यानी ये चीज रिडक्शन को दिखा रही है रिएक्शन के अंदर, और ये चीज ऑक्सीडेशन को दिखा रही है रिएक्शन के अंदर, ओके। अच्छा, हमसे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर इलेक्ट्रोड बोला है, अच्छा अच्छा। सबसे पहले तो ई नॉट सेल निकालो उसका। ई नॉट सेल क्या होता है, यही मैंने आपको बताया था, ई नॉट सेल। लेकिन याद रखना हम रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं किसका, कैथोड का, माइनस ई नॉट सेल किसका, रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं किसका, एनोड का। तो सबसे पहले तो ई नॉट सेल निकाल लो। देखो कैथोड का, अच्छा, ई नॉट सेल की वैल्यू दी हुई है, देखो देखो ई नॉट सेल की वैल्यू दी हुई है 0.80 वोल्ट, अच्छा अच्छा, यानी ई नॉट सेल की जगह मैं 0.80 पुट कर सकता हूँ, ये हटा दो, ये हटा दो। ई नॉट सेल की वैल्यू दी हुई है हमारे पास, कितनी दी हुई है जी, गिवन ईएमएफ है कितना है, 0.80, अच्छा। अब देखो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, कैथोड पे कौन है जी, कैथोड पे कौन है जिसका रिडक्शन हो, किसका रिडक्शन हो रहा है, एजी से, एजी प्लस से एजी, तो इसको लिख लो, ई नॉट सेल किसका, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ किसका, एजी, 2Ag प्लस से 2Ag का, माइनस ई नॉट सेल रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, एनोड पे कौन है जी, एनोड पे है जी H2 से H प्लस। अब मैंने आपको ये बताया था कि जब भी आपको H2 प्लस से H2 दिखता है तो इसकी पूरी वैल्यू जीरो होती है, आपने ये चीज पढ़ी होगी। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, तो इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल हाइड्रोजन कितना होता है, जीरो होता है, इसको जीरो मान लो। यानी साफ साफ आपको ये पता चल गया कि ई ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ 2Ag प्लस से 2Ag ये कितना है, 0.80 है। लेकिन अभी खुश मत होइए, ये मत सोचिए कि एजी वैल्यू आएगा और बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, बी ऑप्शन मार के और आगे बढ़ जाएंगे, नहीं, गलत है, गलत है। इसका सही ऑप्शन होगा ए, -0.80। क्यों होगा, ध्यान दो जरा, यहां हमसे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछा गया है। अरे थोड़ा दिमाग लगाओ बच्चों, हमने यहां रिडक्शन पोटेंशियल निकाला है, लेकिन हमको तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए। याद रखिएगा, कभी भी आपको रिडक्शन पोटेंशियल से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जाना हो या ऑक्सीडेशन से रिडक्शन जाना हो, आप बस साइन को निगेटिव कर दीजिए, साइन को बदल दीजिए। यानी यहां देखो ये पॉजिटिव है, तो इसी का अगर मैं ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यानी ओपी लिखता हूं किसके लिए, सिल्वर के लिए, यानी 2Ag प्लस है 2Ag, तो ये हो जाएगा -0.80 वोल्ट, और ये है आपका आंसर। तो आप धड़ल्ले से 0.80 मार के मत आइए, गलत ऑप्शन मिल जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। यानी कि यहां आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था, यहां रिडक्शन पोटेंशियल नहीं, यहां ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और जनरली बच्चे रिडक्शन पोटेंशियल का फॉर्मूला याद रखते हैं और गलती करके आते हैं, तो ये बेसिक गलतियां से आपको बचनी है, और आपको क्या करना है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इन दोनों में डिफरेंशिएट करना सीखना होगा, ओके ओके। सो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल के अंदर, और हमारा जो नेक्स्ट सवाल है दैट इज इफ 0. सुनिए थोड़ा सा, इफ इफ अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, अच्छा जी, इफ अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज पास्ड फॉर 30 मिनट्स, इज पास्ड फॉर 30 मिनट्स थ्रू ए वोल्टमीटर कंटेनिंग CuSO4, कहा गया, कंटेनिंग CuSO4 सॉल्यूशन, फाइंड द वेट ऑफ स्यूट डिपॉजिट। अच्छा, वेट ऑफ स्यूट डिपॉजिट हमसे पूछना है, अच्छा अच्छा। देखो ये न्यूमेरिकल आपका फैराडे लॉ है, किसका है, ये आपका फैराडे लॉ का न्यूमेरिकल है। फैराडे लॉ के अंदर आपने इक्विवेलेंस वेट का फॉर्मूला पढ़ा होगा, जो होता है W इज इक्वल्स टू केमिकल इक्विवेलेंस Z इंटू I इंटू T। ये चीज अगर आप नहीं जानते हैं तो इसको याद रखिए, यानी वेट डिपॉजिटेड का फॉर्मूला होता है Z, जिसको केमिकल इक्विवेलेंस या फिर इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं, इक्विवेलेंस वेट बोलते हैं, जो होता है Z इंटू I इंटू T, ठीक है। अब देखो यहां से अगर मैं Z इक्वल को थोड़ा सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो Z देखो होता क्या है, सबसे पहले तो ये देखो Z क्या होता है, Z को बोलते हैं इक्विवेलेंस वेट, और ये होता है इक्विवेलेंट वेट अपॉन, क्या होता है, फराडे, इक्विवेलेंट वेट अपॉन फराडे, इसको केमिकल इक्विवेलेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, केमिकल इक्विवेलेंस, जो होता है इक्विवेलेंट वेट अपॉन फराडे। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है आपने पढ़ रखा है, ये होता है मॉलिक्यूलर वेट
अपॉन एन फैक्टर, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एन फैक्टर इंटू फराडे। ठीक है, अब देखो CuSO4, अच्छा CuSO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, CuSO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, बताओ बताओ। CuSO4 का मॉलिक्यूलर वेट होता है तुम्हारा 63.5, कितना होता है 63.5। और CuT का CuSO4 का एन फैक्टर देखो, C प्लस और Cu2 प्लस और SO4 माइनस कितना हो जाएगा, एन फैक्टर 2 हो जाएगा, यानी एन की वैल्यू कितनी हो गई 2 इंटू फराडे की वैल्यू 96500। तो यहां से आपका Z निकलेगा, जिसको बोलते हैं केमिकल इक्विवेलेंस। ये कितना होता है, जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये पूरी वैल्यू, अच्छा इसको यही छोड़ो, कैलकुलेट अभी नहीं करते, क्या करते हैं ना, इसको पुट करके वहां सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो Z की वैल्यू यहाँ आ गई। अब हमको वेट डिपॉजिट पता करना है, तो वेट डिपॉजिट क्या हो जाएगा 63.5 अपॉन 2 इंटू 96500 इंटू आई मतलब करंट, करंट कितना दिया हुआ है 0.5, अच्छा जी 0.5 ऊपर रख दीजिए, इंटू टाइम, टाइम कितना दिया हुआ है 30 मिनट्स, अच्छा 30 मिनट दिया हुआ है, लेकिन टाइम की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है जी सेकंड, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, दैट विल बी इक्वल्स टू 30 इंटू 60, तो ऊपर वैल्यू पुट कर दीजिए 30 इंटू 60। ठीक है, अब ये देखो एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया। अब आप इस सिंपल से सॉल्यूशन को सॉल्व कर लीजिए, तो है आपका 63.5 इंटू 0.5 इंटू 3 अपॉन 2 into 965 and that will be equals to your 0.296, क्योंकि वेट है तो लग जाएगा ग्राम यहाँ। तो ये आपका आंसर, इस चीज को मैच करिए, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। आपको देखने को मिलेगा कि ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, that is which of the following reaction cannot be a basis for electrochemical cell। अच्छा H2 plus O2 gives you H2O, अच्छा AgNO3 प्लस AgNO3 प्लस Zn, अच्छा ZnNO3 और का होल ट्वाइस प्लस Ag, ओके ओके, AgNO3 प्लस NaCl गिव्स यू AgCl का प्रेसिपिटेट प्लस NaNO3 और KMnO4 प्लस FeSO4 प्लस H2SO4। देखो इसमें एक ही केस है, ये ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्यों, क्योंकि देखो ये इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, ये इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। देखो केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है, और इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो कंप्लीटली अपने आंस में डिसोसिएट होते हैं, ये नहीं होगा, ये अपने आंस में कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होंगे, तो दीज आर नॉट इलेक्ट्रोलाइट्स, इसका ऑप्शन लिख लीजिए। इसका रीजन यही है कि दीज आर नॉट इलेक्ट्रोलाइट्स। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर हमेशा हम इलेक्ट्रोलाइट को भरते हैं। इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो पानी में डालते ही क्या होता है, उनके आयंस कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। ठीक है, तो AgNO3 टूट जाता है, NaCl में भी टूट जाता है, AgNO3 ऊपर भी टूट जाएगा, फिर कंबाइन करके जो ZnO3 भी बना लेगा। लेकिन यहाँ जो है, यहाँ देखो ये इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं, इसीलिए ये जो होगा ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बेसिस पे इसको गलत कहा जाएगा, इसको सही नहीं कहा जाएगा, ये रिएक्शन दिस इज नॉट करेक्ट। ओके, on the basis of electrochemical cell। Okay, let's move to our next question, the potential of the cell for the reaction, अच्छा M plus 2H plus 1 molar पे H2 plus 1 ATM plus M2 plus, okay, is 1.5। अच्छा पोटेंशियल हमको दिया हुआ है, यानी ई सेल की वैल्यू दी हुई है हमको। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हमसे पूछा गया है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अच्छा ई सेल की वैल्यू हमको दी हुई है, ई सेल की वैल्यू कितनी दी हुई है 1.5 वोल्ट। ओके, और हमसे क्या पूछा है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, यानी ई नॉट सेल की वैल्यू। अब देखो ई सेल और ई नॉट सेल, देखो यहां से आपको समझ में आ जाए। देखो आपको कंफ्यूजन होगा कि सर आपको कैसे पता चल रहा है कि हमको यहाँ नर्स्ट इक्वेशन लगाना है, हमको नहीं लगाना है। देखो जब भी तुमको ई सेल दिया और ई नॉट सेल पूछे ना, तो समझ जाना कि वहाँ नर्स्ट इक्वेशन का यूज हुआ है। या फिर दूसरा चीज, जब भी आपको कहीं कंसंट्रेशन टर्म दिखता है, जैसे देखो यहाँ 1 मोलर 1 ATM 0.1 मोलर दिख रहा है, तो इस चीज को देख के आपको पता चलना चाहिए कि आपको यहाँ नर्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करना है। हाँ जी, यहाँ हम नर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से इस सवाल को सॉल्व करेंगे, यानी नर्स्ट इक्वेशन यहाँ हम लगाएंगे। नर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, नर्स्ट इक्वेशन होता है ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन, और मैंने आपको बताया था लॉग क्या है, ऑक्सीडाइज्ड स्टेट अपॉन रिड्यूस्ड स्टेट। ओके, याद रखिए आप, दिस इज योर नर्स्ट इक्वेशन। अब इसके अंदर आप क्वेश्चन के हिसाब से वैल्यू पुट करिए, आपको पता चल जाएगा। हमको ये पता करना है ई नॉट सेल, तो ई नॉट सेल को आप उधर भेजिए, है ना, आप ई नॉट या फिर पहले वैल्यू पुट कर लीजिए, उसके बाद ऐसा ही करिए तो आपको ज़्यादा अच्छा सही रहेगा। ठीक है, ई सेल की वैल्यू आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है 1.5, हमको ई नॉट सेल चाहिए, अच्छा जी माइनस 0.0591।
अब यहाँ n की वैल्यू देखो, n की वैल्यू देखोगे तो यहाँ 2h प्लस और m2 प्लस, यानी n की वैल्यू कितनी हो गई, अरे दो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है, ठीक है। फिर log ऑक्सीडाइज्ड स्टेट अपॉन रिड्यूस्ड स्टेट, ऑक्सीडाइज कौन हुआ है, देखो ऑक्सीडाइज हुआ है m से m2 प्लस, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.1 मोलर, दिख रहा है, तो ऊपर क्या हो जाएगा 0.1 अपॉन, रिड्यूस कौन हुआ है, रिड्यूस हुआ है 2h प्लस, उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है 1 मोलर, ओके। तो यहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ से आपको ई सेल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अच्छा पहले इस पूरे टर्म को इधर भेज दो, ठीक है। इस पूरे टर्म को जब आप इधर भेजोगे उसको ऐसे कर लो, ई नॉट सेल is equals to 1.5 plus 0.0591 upon 2 log 0.1 upon 1। और अगर आप इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको ई नॉट सेल की वैल्यू मिलेगी, वो मिलेगी 1.470 वोल्ट, क्या मिलेगी 1.470 वोल्ट। लेकिन यहाँ देखो ये तो ई नॉट सेल आया, ये ई नॉट सेल आया, ठीक है, लेकिन हमको ये नहीं पूछा है, हमको ये पूछा है ई नॉट सेल बताओ M2 प्लस से M का, तो अभी भी आप 1.470 मार के और आगे मत बढ़िए, ठीक है, दिस इज योर आंसर। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि यही ऑप्शन दिखेगा और मार के चले जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, लेकिन ये सही नहीं है, दिस इज नॉट करेक्ट, हमको M2 प्लस M का पता करना है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप ई नॉट सेल के एक्सप्रेशन को लिखेंगे, और ई नॉट सेल का एक्सप्रेशन क्या होता है, वो होता है ई नॉट सेल कैथोड माइनस ई नॉट सेल एनोड, इसको मैं सही से लिख देता हूँ, ओके, ई नॉट सेल कैथोड माइनस ई नॉट सेल एनोड। अब कैथोड पे क्या है, कैथोड पे देखो कौन रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस कौन हो रहा है, देखो H प्लस से H, यानी वो रिडक्शन, यानी लिखो इसको ई नॉट सेल किसका H प्लस, किसका 2H प्लस से H, है ना, माइनस ई नॉट सेल, देखो ऑक्सीडेशन, यहां क्या लेते हैं क्योंकि एनोड में क्या होता है ऑक्सीडेशन। अब देखो यहां तो M से M2 प्लस, ये देखो ये तुम्हारा ऑक्सीडेशन है, तो M से M2 प्लस, ओके। अब देखो ई नॉट सेल की वैल्यू आपको अभी हमने निकाला, कितना निकाला 1.47, देखो ई नॉट सेल की वैल्यू 1.47, तो ई नॉट सेल की जगह क्या पुट करिए 1.470, और देखो इसकी पूरी वैल्यू जीरो होती है, मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको H2H प्लस या से H2 दिखता है तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ई नॉट सेल किसका M से M2 प्लस, लेकिन हमको देखो M2 प्लस से M चाहिए, अरे रे, तो पहले तो इसको निकाल तो लो, ई नॉट सेल कितना होगा, ये हो जाएगा माइनस ई नॉट सेल किसका M से, इसको ऐसे सही से लिखता हूं मैं यहाँ, ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी आई किसका M से M2 प्लस, वो आया तुम्हारा, अगर माइनस इधर तो माइनस उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा ई नॉट सेल M से M2 प्लस माइनस 1.470, लेकिन हमको M से M2 प्लस नहीं चाहिए, M2 प्लस से M चाहिए, ओहो हो, यानी इसकी वैल्यू को रिवर्स कर दीजिए, अगर ये माइनस है तो ये प्लस आ जाएगा, यानी 1.470, और ऑप्शन नंबर बी ही आपका प्लस 1.470 दिख रहा है। आया आंसर माइनस में, लेकिन वो आंसर किसका था, वो था M से M2 प्लस का, लेकिन हमको आंसर किसका चाहिए M2 प्लस से M का, इसीलिए हमने जो निगेटिव आया था उसकी वैल्यू को रिवर्स कर दिया, अल्टर कर दिया, तो वो प्लस निगेटिव से पॉजिटिव बन गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी पॉजिटिव 1.470 वोल्ट इज द राइट ऑप्शन की। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ सेल रिएक्शन इन्वॉल्विंग 2 इलेक्ट्रॉन, अच्छा देखो यहाँ n की वैल्यू दे दी 2 इलेक्ट्रॉन बोल के, हाँ n की वैल्यू 2 दे दी, हाँ जी दे दी। द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, अच्छा ई नॉट की वैल्यू भी दे दीजिए, अच्छा 0.295, हमसे क्या पूछा है एट 25 डिग्री, अच्छा द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ओहो हो, मैंने आपको पीछे फार्मूला बताया था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फार्मूला क्या होता है जी, वो होता है ई नॉट इज इक्वल्स टू, आपने पढ़ा था अभी पीछे 0.059 अपॉन n इंटू लॉग ऑफ के सी, पढ़ा था आपने लॉग ऑफ के सी, ओके। तो यहां से देखो हमको के सी की वैल्यू पता करनी है, इस बार इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पता करनी है, लॉग के सी की वैल्यू, तो देखो लॉग के सी यहां से क्या हो जाएगा, लॉग के सी विल बी इक्वल्स टू, ये n उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n इंटू ई नॉट सेल अपॉन 0.059, n की वैल्यू है 2, ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी है जी 0.295 अपॉन 0.059, ओहो हो, तो जब आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द आंसर, ऊपर तुम्हारा हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर हो जाएगा तुम्हारा 0.59 और नीचे तुम्हारा 0.059,
तो आप इसको डिवाइड करोगे तो दैट विल इक्वल्स टू 10। अब देखो log KC की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो आपने एंटी लॉग का कॉन्सेप्ट बेसिक मैथ में पढ़ा होगा, जो आपको 11 के बेसिक मैथ उसके लॉगरिथम पढ़ा होगा, तो उसके अंदर एंटी लॉग का कॉन्सेप्ट पढ़ा जाता है। तो हमको लॉग किसी नहीं चाहिए ना, हमको केसी चाहिए। तो आप लॉग को इधर भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये एंटी लॉग बन जाएगा, यानी एंटी लॉग ऑफ 10। और एंटी लॉग क्या होता है, जो भी वैल्यू होती है वो उसके पावर में चली जाती है, यानी केसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 इंटू 10 टू दी पावर 10, क्योंकि यहाँ 10 है, अगर 12 होता तो 10 टू दी पावर 12 हो जाता है ना। तो जितना भी वैल्यू वो 10 की पावर में चले जाता है एंटी लॉग के अंदर। तो यहाँ क्योंकि 10 था तो केसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 टू दी पावर 10। तो इसको मैं 1 इंटू 10 टू दी पावर 10 भी लिख सकता हूँ। और जब आप सवाल में देखेंगे तो आपको ये वैल्यू पता चलेगी, यहाँ दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी 1 इंटू 10 टू दी पावर 10 इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है 0.5 मोलर NaOH solution offer a resistance of 13.6 ohm। अच्छा in a conductivity cell at room temperature। okay what shall be the approximate molar conductance of this NaOH solution if the cell constant, अच्छा cell constant of the cell is 0.36 volt। अच्छा अब देखो ये हमारा सेकंड कंडक्टिविटी वाले पार्ट से सवाल आया। हाँ जी, हमको देखो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा क्या है, देखो हमसे पूछा गया है मोलर कंडक्टेंस। अच्छा मोलर कंडक्टेंस का फार्मूला अभी हमने पढ़ा लेमडा एम, याद आ रहा है, पीछे हमने क्या पढ़ा, कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, याद है, कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, ये चीज हमने अभी पढ़ी, जिसमें कप्पा जो है वो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में होना चाहिए। ठीक, अब देखो यहाँ क्या दिया हुआ है कि यहाँ हमको दिया हुआ है सेल कांस्टेंट की वैल्यू। देखो सेल कांस्टेंट होता है जी स्टार, आपने ये चीज पढ़ी होगी। इस पर्टिकुलर टॉपिक में आपने कप्पा और जी स्टार के बीच एक रिलेशन पढ़ा होगा। जी स्टार जो होता है कप्पा इज इक्वल्स टू जी स्टार, जी स्टार मतलब सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहां से अगर मैं कप्पा को निकालने चाहूं तो सेल कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है, देखो जिस यहां दिया हुआ है इफ द सेल कांस्टेंट जी स्टार की वैल्यू यहां दी हुई है वो कितना है 0.367 सेंटीमीटर इनवर्स। तो 0.367 अपॉन कितना दिया हुआ है 31.6। जब आप इस चीज को सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट दी वैल्यू, कितना आएगा 0.0116। ओके, यू विल गेट दी वैल्यू 0.0116। इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं 0.0116, 0.0116। ओके, तो कप्पा की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 0.0116। अब देखो अब हमको क्या चाहिए, हमको मोलर कंडक्टिविटी चाहिए। अब देखो कप्पा आ गया 1000 है अपॉन मोलैरिटी है दी हुई है, वैल्यू सॉल्व करो यार। तो लेमडा एम की वैल्यू यहां से क्या निकलेगी, लेमडा एम विल बी इक्वल्स टू 0.0116 इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी की वैल्यू दी हुई है, देखो कितनी 0.5 मोलर। जब आप इस चीज को सॉल्व करोगे लेमडा एम तो दैट विल बी इक्वल्स टू 23.2 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स और सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। ओके, तो लेमडा की वैल्यू आ गई तुम्हारी 23.25। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी 23.2 आपको साफ साफ यहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इफ E naught is equals to 0.46 volt, if E naught is equals to 0.46 volt द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। अच्छा फिर से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अरे रे फार्मूला सिंपल सा है, फार्मूला सिंपल। देखो यहाँ देखो साफ साफ यहाँ देखो, ध्यान देना, यहाँ एन की वैल्यू बस पता करना है आपको। देखो सी जो CU2 प्लस 2Ag प्लस Ag, यानी एन की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ 2 हो गई। अच्छा जी, हमने भी पीछे पढ़ रखा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन, वो क्या होता है जी तुम्हारा, वो होता है तुम्हारा E naught सेल इज इक्वल्स टू, अभी हमने पीछे पढ़ा है 0.0591 अपॉन एन इंटू लॉग ऑफ KC। हाँ जी हाँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और E naught सेल के बीच रिलेशन हमने पढ़ रखा है अभी पीछे। अब देखो यहां से हमको चाहिए, हमको लॉग KC चाहिए, लॉग KC चाहिए तो क्या हो जाएगा लॉग ऑफ KC इज इक्वल्स टू n इंटू E naught सेल अपॉन 0.0591। यहाँ देखो n की वैल्यू हो गई 2, E naught सेल की वैल्यू देखो दी हुई है 0.46 अपॉन 0.0591। जब आप इस चीज को सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर 15.57, 15.57।
ओके, अब देखो लॉग केसी की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई तुम्हारी 15.57। मैंने आपको क्या बताया था, केसी निकालना हो तो आप एंटी लॉग ले लेंगे, एंटी लॉग ऑफ 15.57। जब आप इस चीज को सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द आंसर 3.71 इंटू 10⁻15। और यहाँ है आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। ओके ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होपफुली हमने बहुत सारे सवाल सॉल्व किए इसके अंदर के। अब हम नेक्स्ट सेशन के अंदर कंटिन्यू करेंगे इसके आगे के चैप्टर को, और लाइन बाय लाइन सब कुछ आपको डिटेल में बताते जाएंगे इस पीवाई क्यू सॉल्यूशन में। आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग दिस सीरीज। और आप एंजॉय करते हैं तो कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स तक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।